बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN की एंकर के साथ जो किया, उसने मुझे उकसाया इस बात पर कि मैं कुछ पुराने इंटरव्यूज़ निकालूं, कुछ PTI की शख्सियात के और कुछ नून लीग की शख्सियात के, और एक मवाजना किया जाए। ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी होगी। एक मवाजना किया जाए कि PTI के जो लीडर्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, लबो लहजा क्या होता है, स्टाइल कैसा होता है, चेहरे के तासुरात क्या होते हैं, चढ़ाई कैसे करते हैं। और इसी तरह से नून लीग के जो लीडर्स हैं वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल लीडर्स के साथ बैठते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उनका लबो लहजा कैसा होता है। मतलब कुछ मोटे मोटे इंटरव्यूज़, इसहाक डार का इंटरव्यू, हसन नवाज़ के इंटरव्यूज़, हुसैन नवाज़ का इंटरव्यू, नवाज शरीफ की अपीयरेंसेस ओबामा के सामने बैठ के। तो मैंने सोचा कि कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा के कंपैरिजन किया जाए, आपको अंदाज़ा हो कि जब PTI के लीडर्स बैठते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो दोनों की अप्रोच मुख्तलिफ होती है। यानी एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इंटरनेशनल इश्यूज पर क्वेश्चन करेंगे या बड़े इश्यूज पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे इमरान खान से पूछेंगे कि अमेरिका का मामला कैसे हल होगा, वो मोदी के बारे में पूछेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब से जब पूछेंगे तो पूछेंगे कि जनाब आपके केसेस का क्या बना, आपके खिलाफ फैसला आ गया है, आपकी जायदाद का क्या बना। तो नवाज शरीफ और एंड कंपनी से ज़्यादातर इसी नौयत के सवाल किए जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरा ख्याल है आपके लिए इन तमाम चीज़ों को रिकॉल करना, जो शायद आपने माजी में कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे, उसके क्लिप देखे होंगे। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा हार्ड टॉक में इसहाक डार साहब भी आए थे, लेकिन इसी हार्ड टॉक में असद उमर साहब भी अपेयर होते फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद। और असद उमर साहब ने उस हार्ड टॉक में बैठकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुखातब करते हुए कहा था कि इंटरनेशनल लीडर्स को शर्मिंदा होना चाहिए अपने किए पर। उन्होंने किस लबो लहजे के साथ कहा था, जरा सुनिए। I've never lectured on what kind of a system that country should hold. Maybe the Western leaders should be ashamed of themselves talking about democracy, talking about freedoms, and then reaching out into the same Saudi pockets to take out billions of dollars of business deals. The leader of the Western world, the leader of the free world, Mr. Donald Trump, stands up and openly says, I'm getting too much business from Saudi Arabia for me to worry about what happened to Khashoggi. So maybe some of the Western leaders should be ashamed of themselves. Now, we are just being consistent in a bilateral relationship which has remained the same regardless of who is in power. अच्छा, यही नहीं, ये तो उन्होंने इस हवाले से कहा। फिर उनसे जब सवाल किया गया कि जी हमने चाइना से इतने पैसे ले लिए, आप कैसे वापस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनाब चाइना से के जो पैसे हमने वापस करने हैं उसकी हमें फिक्र होनी चाहिए, और पोम्पियो ने जो पैसे चाइना को वापस करने हैं उसकी पोम्पियो को फिक्र होनी चाहिए। तो ये असद उमर साहब का जवाब था, दो टोक। जरा सुनिए किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जवाब दिया कि आप होते कौन है पूछने वाले हमसे चाइना से लिए गए उधार या कर्ज के बारे में। तो क्या कहा था, सुनिए। We'll worry about our China debt problem. Mr. Pompeo should worry about his China debt problem. USA is the largest debtor in the world to China. $1.3 trillion they owe. What does Pakistan owe to China? Less than 10% of Pakistan's foreign debt is owned by the Chinese right now. 90% is non-Chinese. We have been into 12 different IMF programs in the last 30 years. Why has this question never been asked about which source or which country has lent how much to Pakistan? Why is this suddenly all this much interest in how much money has come from China? Why were the same questions not being asked when the lenders were Western banks? अच्छा, ये तो थे असद उमर साहब। मैं जरा इमरान खान साहब की बात करता हूँ, शेरी मजारी के भी कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ। इमरान खान साहब ने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के CNN को कहा था कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी गलत है, अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिका की अफगान वॉर में जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक नहीं है। क्या कहा था इमरान खान साहब ने, सुन लीजिए। From day one, I have been trying to make them understand that there is no military solution. You're not going to win the war by sending your troops in. Drones are not going to win this war. The only way to win this war is win the hearts and minds of the people in tribal areas. I would have a ceasefire. I would ask the US, don't do drone attacks. We will tackle terrorism our way. We will guarantee that there is no terrorism from Pakistani side. And then once it's not perceived as Pakistan is a hired gun of the US, Pakistan army is not a mercenary army of the US, we will make it our war. We will then gradually withdraw our army and we will tell the tribal people to go and take over the area. अच्छा, ये तो था प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। फिर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो CNBC को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने CNBC को बड़े दो टोक अंदाज में कहा था, जो कि इत्तफाक से नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा, कि मोदी जो है वो टेररिस्ट है।
उसकी तंजीम, उसकी जमात दहशतगर्द है और उसका नजरिया, उन्होंने कहा कि आप इसका बैकग्राउंड उठा के देख लें, ये हिंदुत्व का जो नजरिया है, उन्होंने कहा कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं। जरा क्या कहा था इमरान खान साहब ने इस CNBC के इंटरव्यू में एंकर को जवाब देते हुए, सुन लीजिए। The problem is that India has been taken over by an extremist ideology, which is called Hindutva or the RSS. RSS, if you Google RSS founding fathers, they were inspired by the Nazis. They admired the Nazis. Then they admired their racial purity. They believed in the ethnic cleansing of Muslims. Some of the one of the founding fathers, Gowalkar, he's written about it. So therefore, that ideology that had assassinated Mahatma Gandhi and was declared a terrorist organization 3 times has taken over India. अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब से इसी इंटरव्यू में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके बारे में राय ली गई। इमरान खान से पूछा कि आप क्या राय समझते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के हवाले से जो पॉलिसी बना रहा है, आप उसको ठीक समझते हैं या नहीं समझते? आप जो है वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं? आप सोचिए कि चलिए पाकिस्तानी किसी लीडर की इतनी इज्जत तो कम से कम हुई कि उन्होंने उनसे ये जानना मुनासिब समझा कि आप कमेंट करें अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, और इमरान खान ने जिस लबो लहजे के साथ कमेंट किया वो मेरा ख्याल है अमेरिकी सदर को हमेशा याद रहेगा जो उन्होंने उनके बारे में कहा था। सुनिए। Do you think that the US and President Trump is getting it right when it comes to dealing with Iran? Because I know that you've tried to be a mediator in that situation. You see, it would be a disaster if this conflict takes place between the US But he doesn't seem to want it, President Trump. You know, he keeps backing away. He says that he wants dialogue. Do you think he does? And that's sensible. I mean, just look at Afghanistan. It's almost now 19 years. We're still finding a solution, still trying to get peace talks going, ceasefire going. Still people are dying in Afghanistan. This is 19 years, over $1 trillion spent on it. Does the US want another conflict? And trust me, Iran will be much, much more difficult conflict than even Afghanistan. और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर जो रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब ने दिया था एक इंटरव्यू में और कहा था कि ये बड़ा हर्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है, डिस्टर्बिंग है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। यानी बगैर किसी झिझक के इमरान खान साहब ने ट्रंप को गलत करार दिया था उनके मुंह पर। जरा देखिए। Well, Hala, it's something every Pakistani feels hurt, humiliated. It's a country that has that collaborated with the US after 9/11, and by joining the US in the US war on terror, we ended up losing something like 70,000 people dead, over $100 billion lost to the economy, and the tribal areas which is adjoining the Afghanistan were a population of 6 million, almost at one point 80% were homeless IDPs. So after all this, suddenly to hear this strange statement that Pakistan is responsible, made a scapegoat for the US not succeeding in Afghanistan, it is, I just have to say that it is deeply painful for all of us. अच्छा, इसी तरह से शीनी मजारी ने भी अमेरिका पर खुलकर तनकीद की थी और कहा था कि जी कभी वो डूमोर की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमारे एलाए हैं, उनका दोहरा रवैया कुछ समझ नहीं आती। अमेरिका को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था शीनी मजारी ने। जरा सुनिए। Well, first I just want to make a little correction. I think it's not that Pakistan is anti or pro the US. A lot of double talk has come from the US. First it's do more, then they say we're an ally, they can't do without us if they want peace in Afghanistan. So I think it's worked both ways. Pakistan will change under Imran Khan because Imran Khan does what he says he will do. अच्छा, ये कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाए हैं पीटीआई के कुछ लीडर्स के, और शाह महमूद कुरैशी का तो आपने कल सुन ही लिया, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत देख लिया कि शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह एक यहूदी एंकर को कहा कि तुम लोग इसराइल से पैसे लेते हो। उन्होंने किस अंदाज में कहा और किस तरह से फिर उसके बार बार पूछने पर, दोहराने पर वो अपनी बात पर डटे रहे, कैसे उसको ह्यूमिलिएट किया और उसको आईना दिखाया, ये तो आप देख चुके हैं। अब आ जाए जरा कुछ पीएमएलएन के लीडर की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखा देता हूं कि शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर होते हुए
प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब अमेरिका गए थे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या सुलूक हुआ था, ये जरा से देखिए। और ये भी देख लीजिए कि इंडियन एक चैनल ने उनकी किस तरह से उसको रिपोर्ट किया था, ये देखिए। Pakistan media claims that Prime Minister Abbasi went through a routine check at an American airport. This video has been circulating on social media and Pakistani news channels are calling the incident humiliating. तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब की अमेरिकन एयरपोर्ट पर पतलून उतरवा ली गई थी, प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त। इसको और फिर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक रूटीन का प्रोसीजर था उनका, मैंने उसको फॉलो किया। हालांकि उसके बाद आप देखते हैं कितनी मरतबा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वहाँ पर गए हैं, कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि, यानी हर शख्स का एक कदकाठ होता है, कहने का मतलब ये है। यही वजह है कि इमरान खान से जब इंटरनेशनल मीडिया सवाल करता है तो उनसे वो सवाल करता है कि जनाब आप बताइए कि आप अमेरिका पे क्या कहते हैं, आप अफगानिस्तान का रिजॉल्व किस तरह से देखते हैं, आप चाइना के रिलेशनशिप को किस तरह देख रहे हैं, आप कश्मीर इशू को कैसे देखते हैं, आप मोदी के बारे में क्या कहते हैं। ये सवालात इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान से करता है। लेकिन नवाज शरीफ से जब बीबीसी सवाल करता है तो पूछता है जनाब आपकी तो करप्शन साबित हो गई है, आपके खिलाफ तो फैसले आ गए हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब से किस किस्म के सवालात होते हैं और वो कैसे जवाब देते हैं। Lawyer has already filed a review petition in the court yesterday. And it very clearly says that it doesn't agree with the judgment, and it has challenged that judgment, and we feel that the judgment should be set aside. And the people of this country have also not agreed with the judgment. They don't accept this judgment. So do I. I don't accept that judgment. अच्छा, फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं जब प्रेसिडेंट ओबामा के सामने जाकर बैठे तो उनका वो बड़ा मशहूर, उसके बाद उनको पर्ची शरीफ का नाम भी दे दिया गया। वो पर्चियां हाथ में लेकर बैठे थे। आप देख भी सकते हैं कि जब बराक ओबामा ने उनको वेलकम किया, फिर उनको कहा कि आप जो है वो इस पर गुफ्तगू करें, तो किस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की थी, ज़रा चंद सेकंड का ये भी देख लीजिए। Thank you very much. Thank you, Mr. President, for your gracious invitation and the warm welcome accorded to me and members of my delegation. Thank you for your support to democracy and good wishes for the people of Pakistan. Ladies and gentlemen of the press, I've just had a most cordial and comprehensive exchange of views with President Obama on matters of bilateral interest and issues of regional concern. अच्छा, फिर आपको याद होगा जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर पाकिस्तान के एहसानात गिनवाए और याद कराए थे। ये जरा सुनिए इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बैठ के क्या कहा था। You know, we've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan. Pakistan was a frontline state, allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. So I look forward to my conversation. अच्छा, अब मैं आपको हार्ड टॉक में इसहाक डार साहब का इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप भी दिखा देता हूं जो आपने पहले भी देख रखा होगा। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि असद उमर अगर बात कर रहे हैं हार्ड टॉक में तो वो एक तरह से ऊपर चढ़ के बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। उनको पता है कि मैंने करप्शन नहीं की हुई। लेकिन इसहाक डार साहब डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, उनके चेहरे के तासुरात बताते हैं, घबराए हुए हैं कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं काबू ना आ जाऊं, और वो काबू आए। उनके चेहरे के क्या तासुरात है देखिए। So how many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own yes, one property. My sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London. No, your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing. No, because and Dubai. The government. Dubai. My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So, ये इसहाक डार साहब का चेहरा था। और हसन नवाज साहब उन्होंने जब भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे बात की है
तो उन्होंने हमेशा अपने ज़ाती मसाइल उजागर करने के लिए बात की है। यानी उन्होंने कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी, हालांकि हुसैन नवाज तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़े एक्टिव थे जब पहली मरतबा, दूसरी मरतबा उनकी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की गिराई गई और कू हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ आ गए थे, तो हुसैन नवाज जो थे वो उस वक्त बड़े एक्टिव थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बड़ी उनकी सियासी सरगर्मियाँ थी। ये नहीं है कि वो आम आदमी है, लेकिन ये लोग जब भी बात करते हैं तो अपने मसाइल पे बात करते हैं कि जी देखिए हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, देखिए हमारी जायदाद जब्त हो गई, देखिए जी हमारे साथ ये हो गया। तो हसन नवाज जो हैं वो कोर्ट के फैसले पर किस तरह से कमेंट कर रहे थे और चेहरे के तासुरात देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि किस फेस एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे हैं, ये भी देख लें। I was thoroughly disappointed. I was hoping a total acquittal for my father, as other 5 accused have been acquitted from the court. We were absolutely hoping that decision. But you must be relieved it's not the death penalty. Yes, of course, as a son, all my thank goes to my God that his life is out of danger. But at the same time, we are disappointed by this decision. अच्छा, ये सिर्फ नून लीग के लोगों का हाल ही नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठते थे और बात करते थे तो उनकी भी हालत कुछ इसी किस्म की होती थी। कहने का मतलब ये है कि एक शख्स जिस पर करप्शन के बड़े संजीदा इल्ज़ामात हों और वो कन्विक्ट हो, मतलब नवाज शरीफ साहब तो कन्विक्ट भी हो चुके हैं, तो एक तो ये है कि ये नवाज शरीफ एंड कंपनी अपनी मर्जी के अलावा किसी और को इंटरव्यू देते नहीं हैं। यानी पाकिस्तान में भी उन्होंने 2-3 लोग रखे हुए हैं, उनके अलावा वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते। नवाज शरीफ साहब किसी को इंटरव्यू नहीं देते उनके अलावा, और शहबाज शरीफ साहब का भी यही है, 2-3 लोगों को इंटरव्यू देंगे, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता ही है वो किन को इंटरव्यू देते हैं, उसके अलावा किसी को इंटरव्यू नहीं देते। और बीबीसी में भी जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, बीबीसी के क्लिप में भी जिन साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, शफी नकी जामी गालिबन उनका नाम है, अगर आप उनको ट्विटर पर जाकर देख लें तो उनकी पोस्टों से लगता है कि वो नून लीग के कारकुन हैं। उनको उन्होंने नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है, किसी और को इंटरव्यू नहीं दिया। हार्ड टॉक में नहीं बैठे, किसी और के प्रोग्राम में नहीं बैठे। इसमें भी जिसमें इसहाक डार साहब गए हैं उसमें नवाज शरीफ को बुलाया गया था, उन्होंने इसहाक डार को भेज दिया कि तुम चले जाओ। तो फेस ही नहीं करते मीडिया को, अपनी मर्जी के लोगों के अलावा वो किसी को फेस ही नहीं करते, उनको के घबराते हैं कि पता नहीं क्या सवाल कर लेंगे। और नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन, वो पर्ची लेकर बैठना कोई हैरानकुन नहीं है। चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा कि जब पहली इनकी एक सियासी मीटिंग थी जिसमें 15-20 लोग एक ड्राइंग रूम में मौजूद थे और पहली मरतबा इनको जो है वो जिम्मेदारी मिलनी थी पंजाब में, तो उसमें उन्होंने पार्टी के लोगों से 10-15 लोगों से खिताब करना था, इनको बड़ी मुश्किल से तैयारी करवाई और ये घबरा गए और आखिर में इन्होंने मेरे कान में कहा कि चौधरी साहब तुसी तकरीर कर लो, मैं तकरीर नहीं करनी। ये किताब में लिखा हुआ उन्होंने, और कहते हैं हमने कहा भाईजान अब आप सियासत में आ गए हैं, अब आपको ये करनी पड़ेंगी चीज़ें, ये आप करें, आपको ये करना होगा। और उन्होंने फिर बड़े घबराते घबराते चंद जुमले उन्होंने खड़े होकर बोले थे, ये चौधरी शुजात ने किताब में लिखा हुआ है। तो ये मैं मुवाजना आपके सामने रखना चाहता था कि इंटरनेशनल मीडिया का बिहेवियर, जाहिर है सहाफ़ी को या चैनल को पता होता है कि किससे क्या पूछना है, किसका क्या कदकाठ है, किसको कैसे ट्रीट करना है, किस पर क्या इल्ज़ामात लगाने और नहीं लगाने। अब आप देख लीजिए, मैंने कुछ क्लिप्स आपके सामने रखे हैं कि शाह महमूद कुरैशी, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुलकर कहा कि जनाब आप डीप पॉकेट्स की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आप पैसे लेते हैं और कंट्रोल्ड मीडिया है। ये बात कभी नून लीग के लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये इसके रिपरकशंस होंगे या वो पकड़े जाएंगे। एनीवे, ये छोटा सा कंपैरिजन था, वो मैंने आपके सामने रखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।